नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन अब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। अब मांग होने लगी है कि ईवीएम और वीवीपैट का फिर से मिलान हो, यानी जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, और जो रिजल्ट आए हैं वो वाकई में वही है जिस तरीके से जनता ने वोट डाले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अब महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि अब ईवीएम और वीवीपैट की नए सिरे से उसका मिलान होना चाहिए, वोटों की नए सिरे से गिनती होनी चाहिए। ये बड़ी मांग कर दी है महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने। और इस बीच महाराष्ट्र में जीती हुई बीजेपी ऐसा लग रहा है कि फिर से बाजी हारने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि महायुति ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी भी सीएम पद को लेकर काफी उलझनें बनी हुई हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि सीएम होगा कौन। और इस बीच मांग की जा रही है कि अगर आपसे सीएम नहीं चुना जाता तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ये कहा है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। और उधर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि जब आपने पहले ही कह दिया था कि एकनाथ शिंदे आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर आप इसमें इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आखिर गड़बड़ी किस बात की है? आपको जीते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी आप अभी तक अपने सीएम का चेहरा बता नहीं पा रहे हैं। और इधर शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने एक नया नारा दे दिया है, एक नाथ है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नारा दिया था मोदी ने, और अब इस नारे का इस्तेमाल शिंदे गुट किस तरीके से कर रहा है, और इससे समझ में आ रहा है कि महायुति में अभी खींचतान चल रही है। अभी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी सीएम तो बना ले, लेकिन उसके बाद क्या एकनाथ शिंदे चुप बैठेंगे? क्या उनके समर्थक शांति से काम करने देंगे? क्या अजित पवार इस धोखे के बाद शांत रहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी तो यही सपना पाला था कि उनको मुख्यमंत्री बनने मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्लर्क भी ये मानता है, यानी चपरासी भी ये सोचता है कि वो किसी दिन क्लर्क बनेगा। तो वो प्रमोशन की उम्मीद अजित पवार भी रखे हुए थे। एकनाथ शिंदे को उम्मीद थी कि उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद पाली हुई थी कि उन्हें अपनी खोई हुई सत्ता, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, लेकिन इतना धैर्य जो उन्होंने रखा, इतनी प्रतीक्षा जो उन्होंने की, तो बीजेपी अब शायद इसका इनाम उनको देगी। तो महायुति में तो गड़बड़ चल ही रही है, लेकिन इधर बीजेपी के लिए ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार और इन सबके साथ कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अब हम ईवीएम से, जो ईवीएम और वीवीपैट का सत्यापन तो होना चाहिए, उसकी फिर से गिनती होनी चाहिए। और इधर कांग्रेस ने कल एक बड़ा ऐलान किया कि अब हम ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने के लिए वैसा ही आंदोलन खड़ा करेंगे जैसा कि भारत जोड़ो आंदोलन खड़ा किया था राहुल गांधी ने। और कल बाकायदा इसका ऐलान किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो संविधान को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन था उसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की। तो इन सब बातों से काफी हलचल मची हुई है। बीजेपी परेशान है कि किस तरीके से अब वो इस चुनौती का सामना करेगी। हालांकि उसे उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग और अदालत दोनों ही से उसे सहयोग मिलेगा। और कल एक याचिका पर अदालत ने जिस तरीके से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने ये कहा याचिकाकर्ता से कि आप जब जीतते हैं तो आपको ईवीएम सही लगती है, जब आप हारते हैं तो आप ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं। ये वैसी भाषा है जैसे बीजेपी की भाषा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस भाषा को बोल रहा है। इसका मतलब है कि सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी ने इस समय अपने सारे मोर्चे खोले हुए हैं, और वो किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। और क्यों रखना चाहती है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। अदानी का मसला सबके सामने है। इस समय जिस तरह अमेरिका में अदानी पर मुसीबत आई हुई है और देश में उसको लेकर जिस तरह से बचाव हो रहा है, आज एक नामी गिरामी वकील जो है मुकुल रोहतगी, उन्होंने भी अदानी के पक्ष में बयान दे दिया। इधर संसद नहीं चलने दी जा रही है। तो मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह अदानी को बचाया जाए, किसी भी तरह महाराष्ट्र की सत्ता को बचाया जाए। लेकिन अब जबकि नया मोर्चा खोल दिया है महाविकास अघाड़ी ने, इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने, तो उसके बाद क्या बीजेपी के लिए आसान होगा अपनी सत्ता को बचाना, या फिर उसके हार के दिन अब करीब आएंगे? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी जब से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं और झारखंड के भी, और बीजेपी के ने जिस तरीके से यूपी उपचुनाव में जीत हासिल की, इन सब जगहों पर बार बार ईवीएम का मसला उठ रहा है। झारखंड को लेकर यह कहा जा रहा है कि आप तो वहां जीते हैं, तो क्या आपको वहां पर गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही? लेकिन ये सब जानते हैं, जैसा हम लोगों ने दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी दिखाया था
कि आप झारखंड देकर आप महाराष्ट्र पर आपकी नजर है, और ये जाहिर भी हो रहा है। और महाराष्ट्र में ये जो फिर से वोटों की गिनती की जो नई मांग उठ खड़ी हुई है, अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या करता है, या सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचती या नहीं पहुंचती। लेकिन ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी की बातें उठ रही हैं, वो अकारण नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि अभी एक सर्वे आया जिसमें चुनाव आयोग के जो आंकड़े जो बता रहे हैं, उसमें कम से कम 5 लाख वोटों का अंतर जो है वो देखा गया। यानी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने मतदान का जो प्रतिशत बताया था, उसका आखिरी आंकड़ा था 66.05%, यानी 64,88,195 वोट करीब करीब होते हैं। और मतगणना में जो गिनती हुई, उसमें 5 लाख वोटों का अंतर गिना गया। मतलब जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, उनमें 5 लाख वोटों का अंतर था। ये अंतर कम नहीं होता सभी 288 सीटों को इसमें देखा जाए, और बहुत सारी सीटें ऐसी रही जहां जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए, और जैसे कहीं पर 1100 वोट ज्यादा गिने गए, और हार का अंतर कुछ हजार एक वोट का रहा। यानी समझ में आ रहा था कि किस तरीके से सारा खेल हुआ। बहुत सारे एक एमएनएस के जो नेता थे, राजेश येरुलकर, उन्होंने ये बोला कि मेरे घर में इतने सारे लोग, लेकिन मुझे केवल 2 वोट मिले एक बूथ पर। तो अब उसको लेकर बीएमसी ने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उनको उस बूथ पर 53 वोट मिले हैं, 2 वोट नहीं मिले हैं। तो ठीक है, अब इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये गड़बड़ियां हुई हैं, दिख रही हैं, उनके आंकड़े भी आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या निर्वाचन आयोग को एक बार फिर से आत्म परीक्षण की जरूरत नहीं है? क्या उसको फिर से ईवीएम के परीक्षण की जरूरत नहीं है? क्योंकि केवल ये बोल देना कि नहीं ये मशीन बिल्कुल ठीक है और कोई कहीं गड़बड़ नहीं है, क्या इससे लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या इस तरह से निष्पक्ष चुनाव के दावे किए जा सकते हैं? देखिए समिता जी, अब ये सारी जिम्मेदारी जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव आयोग के ऊपर आकर टिक गई है कि चुनाव आयोग को ये साबित करना है कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी है और निष्पक्ष है और कोई भी धांधली नहीं हुई है। ये साबित करना अब चुनाव आयोग के ऊपर है। अब ये किसी और को साबित नहीं करना है, मोदी जी को भी साबित नहीं करना है, यहाँ तक कि बीजेपी को भी साबित नहीं करना है, एकनाथ शिंदे को भी साबित नहीं करना है। ये साबित करना अब चुनाव आयोग को ही है कि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है, निष्पक्ष है, और महाराष्ट्र में जो परिणाम आया है वो सही आया है और ईमानदारी के साथ आया है। ये साबित अब चुनाव आयोग को करना है। चूँकि सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं, कि सारी गड़बड़ियाँ जो हुई हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने की हैं। इस तरीके के आरोप विपक्षी तब से साफ तौर पर लग रहे हैं। संजय राउत जो है, जो शिवसेना के नेता हैं और सांसद भी हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने साफ तौर पे जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, और जो एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। तो ये समिता जी, अब ये चुनाव आयोग को साबित करना है कि उसने निष्पक्षता के साथ ईमानदारी से काम किया है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जैसा कि आपने बताया, और ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि महाराष्ट्र में कुल जितने मत पड़े उससे 5 लाख मत ज़्यादा गिने गए। तो ये कैसे गिने गए? दूसरा जो सवाल उठा है वही उठ रहा है कि भाई जो डाटा आता है कि कितना मत प्रतिशत हो गया, वो लगभग 8% मत जो थे वो बढ़ गए। तो ये 8% मत कैसे बढ़ गए, ये कहाँ से बढ़ गए, किसने बढ़ा दिए? ये सारे सवाल चुनाव आयोग के ऊपर हैं, और इसी में चुनाव आयोग की साख जो है दांव पर लगी हुई है। तो अब ये साबित चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव जो है पूरी तरीके से ईमानदारी से हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब तैयारियाँ हो रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले जाने की और ईवीएम पर मोर्चा खोले जाने की विपक्षी तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि अगर ये इस तरीके की चीज़ें शुरू होती हैं तो पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा होगा, और फिर एक ये स्थिति जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होगी कि एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरे। तो ये संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो काम सौंपा गया है, संविधान के तहत जो उसको काम दिए गए हैं, उसका वो ईमानदारी के साथ निर्वहन करे, उसका पालन करे। समिता जी बिल्कुल, संविधान के तहत जो जिम्मेदारी है उसका पालन होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की है, निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी है, और उन संस्थाओं की है जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं
कि विपक्ष की आवाज को बिल्कुल पहले अनसुना किया जाता है और विपक्ष कोई आपत्ति उठाए तो उसको एक झटके में खारिज कर दिया जाता है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक यही हम देख रहे हैं। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि हरियाणा में अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर कांग्रेस ने एक नई याचिका दाखिल कर दी है जिसमें 27 सीटों में गड़बड़ी की बात की गई है। हरियाणा चुनाव जीते भी बीजेपी को 2 महीने लगभग हो गए, अगर अक्टूबर से लेकर अब नवंबर आखिर आ गया है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस वहां पर शांत नहीं है और उसे लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है और यही हाल अब महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पहले पहल शरद पवार जो बिल्कुल अपनी सीटें एकदम कम हो जाने से थोड़ा शायद अचंभित रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे देखना होगा कि ईवीएम को लेकर उसमें क्या गड़बड़ है। हालांकि सुप्रिया सुले ने पहले ही कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन अब शरद पवार भी मान रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने बाकायदा कई सीटों के उन्होंने वो आंकड़े बताए हैं कि किस तरीके से हराया गया, किस तरीके से खेल हुआ है। यही बात उद्धव ठाकरे भी अब कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब उद्धव गुट के नेता जो हारे हैं उसको लेकर भी अब उन लोगों ने सवाल उठाए हैं। और वहीं कांग्रेस के नेता हैं आरिफ नसीम, मुंबई की चांदी वाली सीट से ये हार गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में उद्धव ठाकरे से भी बात की, क्योंकि उनको भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से शिकायत मिली है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और अब ये सारे लोग मिलकर वोटों की गिनती फिर से हो, ईवीएम और वीवीपैट का मिलान फिर से किया जाए, इस बात को लेकर एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। ये बात आज महाराष्ट्र से सामने आई है। और उधर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा उसको हम सुन लेते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक कांग्रेस से ये उम्मीद की जाती थी, क्योंकि बहुत से वकील सुप्रीम कोर्ट के वो लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, बहुत सारे नेता जो है वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच से कभी इस तरीके का ऐलान नहीं हुआ था। और कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से मेरा ख्याल है ये पहली बार है जब उन्होंने कहा है कि हमको बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाना और इसके लिए आंदोलन करना पड़े तो हम वो करेंगे। और इसके लिए क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनते हैं इसको। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। एक दो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब आपको फिर से एक नई यात्रा पर निकलना होगा। अमरेंदु जी, क्या लगता है आपको, इधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को खत्म करने की जो कोशिश बीजेपी ने की, क्योंकि महाराष्ट्र जीतने के पीछे जैसा हमने पहले भी कहा कि केवल अदानी को फायदा पहुंचाना ही नहीं, उसके साथ साथ एक और मकसद ये भी था कि किसी भी तरीके से जो असली और नकली शिवसेना और एनसीपी का सवाल भी यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, उद्धव ठाकरे को एकदम कमजोर कर दिया जाए और बाला साहब की विरासत पर एकनाथ शिंदे का एकाधिकार हो जाए, और उसी तरह से अजित पवार जो है वो भी अब अपने चाचा को पूरी तरीके से राजनीतिक उससे बाहर कर दें परिदृश्य से, क्योंकि वो पहले भी बोल चुके हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं और आपको नए हाथों में कमान सौंप देनी चाहिए। ये बात अजित पवार ने खुद कही थी, और इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इन दोनों को खत्म करने के लिए इस जीत को मतलब हासिल करना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी खत्म हो पाई है, क्योंकि ऐसा दिख तो नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, क्या इसके बाद अब आने वाले जो चुनाव हैं बिहार और दिल्ली के, ठीक है कि वहां पर महाविकास अघाड़ी का कोई रोल नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन का रोल तो रहेगा ही। ऐसे में आपको क्या नजर आता है, ये जो कांग्रेस का ऐलान है, महाविकास अघाड़ी की जो मुहिम है, ये आने वाले समय में राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए समिता जी, ये आने वाले समय में राजनीति को काफ़ी बदलने वाली मुहिम होगी, और एक तरह से कहा जाए कि चुनाव सुधार की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम होगा, और इसके लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया जाएगा कि वो चुनाव सुधार करे, और जो बेईमानियां हो रही हैं चुनाव आयोग के निर्देशन में, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन पर रोक लगे। इसके लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया जाएगा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था की तरीके से वो बिहेव करे, भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन की तरीके से काम ना करे।
ये उस पर दबाव बनाया जाएगा और ये विपक्ष इसके लिए काम करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है सर मित्रा जी कि अभी तक जो आंदोलन होते थे वो कुछ मांगों को लेकर होते थे, जनता की कुछ समस्याओं को लेकर होते थे, लेकिन ये जो आंदोलन है ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन होगा। यानी जेपी का जो आंदोलन था वो भी एक तरीके से कहा जाए वो लोकतंत्र बचाने का आंदोलन नहीं था, वो भी उनका कुछ मांगों के साथ शुरू हुआ था और फिर जाकर वो इंदिरा गांधी के विरोध पर जाकर टिक गया था। लेकिन ये आंदोलन कोई नरेंद्र मोदी के विरोध में या किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का एक आंदोलन होगा कि लोकतंत्र को ही हाईजैक किया जा रहा है, लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है, तो उस लोकतंत्र का अपहरण होने से बचाया जाए। क्योंकि अगर चुनाव आयोग कायदे से काम नहीं करेगा, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा और चुनाव प्रक्रिया हमारी पारदर्शी नहीं होगी और स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जिस तरीके से सारी दुनिया में हमारी एक धाक थी कि भाई भारत का लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र, और यहाँ से चुनाव आयोग को बुलाया जाता था तमाम और देशों में चुनाव संपन्न कराने के लिए, और यहाँ लोग प्रशिक्षण लेने आते थे, दूसरे देशों के चुनाव अधिकारी यहाँ आकर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो वो साख हमारी जो है इस समय दांव पर लगी हुई है। जैसा कि वो मनोज झा का हम लोगों ने सर्वतारी सुनवाया भी था कि वो जो कुंदरकी का जो वीडियो वायरल हो रहा था कि वो पुलिस का दरोगा किस तरीके से रिवाल्वर ताने हुए महिलाओं को धमकी दे रहा है, गोली मार देंगे, वो सारी दुनिया में वायरल हो रहा है। वो अल जजीरा से लेकर BBC तक सब पे दिखाया जा रहा है। यानी सारी दुनिया में किस तरीके से भारत के लोकतंत्र की छवि धूमिल हो रही है, इसका ख्याल चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। ये किसी राहुल गांधी या किसी उद्धव ठाकरे की चिंता नहीं है या किसी अखिलेश यादव की चिंता का सबब नहीं है। ये चिंता का सबब चुनाव आयोग का है कि किस तरीके से उसकी छवि धूमिल हो रही है, और चुनाव आयोग को इन गड़बड़ियों पर रोक लगानी पड़ेगी। और अखिलेश यादव ने जो चुनौती दी कि वहाँ जाकर के आप देख लीजिए कि लोगों के हाथ पे निशान नहीं है स्याही का और वोट कैसे पड़ गए, तो ये करना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी, वरना सारी दुनिया में चुनाव आयोग की छवि धूमिल होगी। और चुनाव आयोग की छवि नहीं होगी, ये फिर भारत की छवि धूमिल होगी कि भारत का लोकतंत्र जो है वो अपहृत लोकतंत्र है। ये बात सारी दुनिया में जाएगी। तो इस हिसाब से समिता जी अगर देखा जाए तो ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद देश की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। और वो जो नरेंद्र मोदी जब NDA के नेता चुने जा रहे थे तब वो जो कह रहे थे कि EVM जिंदा है कि मर गया, तो उनको बताना भी जरूरी है कि EVM जिंदा है, उस पर सवाल भी जिंदा है और उस पर आंदोलन भी जिंदा है जी। और जब तक लोकतंत्र है तब तक इन चीजों का ये चीजें जिंदा रहेंगी, तभी लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा, ये बात भी तय है। और बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है इस समय, और जब भी चुनाव होते हैं और लगातार अगर सवाल उठते हैं तो फिर वो इस तरीके से केवल बीजेपी की जुबान बोलकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। और अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका लगी थी, जिस डॉक्टर KL पॉल ने ये याचिका लगाई थी, और उन्होंने कहा कि EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और उस पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी तरीकों से, यानी अगर वो किसी को पैसे देता है, मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करता है, शराब बांटता है, कोई और चीजें बांटता है, तो ऐसे गलत प्रैक्टिस करने वाले उम्मीदवार को अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। ये 2 बातें उन्होंने अपनी याचिका में खास तौर पर कही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत सारी जनहित याचिकाएं ऐसे दाखिल करता हूं। और तब इस पर जो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस PV वराले, इन दोनों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी, तो उन्होंने कहा, जब वो कह रहे हैं डॉक्टर पॉल, ये लाइव लॉ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका मैंने बहुत प्रार्थना के बाद दायर की है। और इसके आगे वो कुछ बोलने जा रहे थे कि इससे पहले ही जस्टिस नाथ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आपने पहले भी जनहित याचिका दायर की है, आपको ऐसे शानदार विचार कैसे मिलते हैं। और उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि आप इस राजनीति में क्यों पढ़ना चाहते हैं। अब इस याचिका पर उन्होंने क्या कहा आगे, इस पर हम अलग चर्चा करेंगे अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ जो उन्होंने ये कहा कि आप इस राजनीति में क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस वाक्य का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब मेरे हिसाब से तो वो जनता को ये बता रहे हैं कि आपको राजनीति से दूर रहना है, और जो राजनीतिक दल हैं या जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, आप चुपचाप उनको वैसा काम करने दीजिए, कुछ अपनी आवाज मत उठाइए, और अगर आप आवाज उठाते हैं तो ये राजनीति हो जाएगी। आपकी नजर में इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है? समिता जी, इस वाक्य को समझने के लिए असल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गणपति पूजा पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर जाना और उसको प्रकाशित करना चित्र को, उसके आलोक में समझा जा सकता है जस्टिस नाथ की टिप्पणी को।
ये साफ तौर पे यही दिखाई पड़ता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणियां वो आने लग जाएं जो बीजेपी का आईटी सेल टिप्पणियां करता है या जो बीजेपी का आईटी सेल नैरेटिव बनाता है, तो फिर इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि अब न्यायपालिका भी ख़त्म हो गई है भारत में, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है न्यायपालिका की। हालांकि जो के पॉल साहब से उन्होंने बड़ा शानदार उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक आम नागरिक हूँ और मेरी चिंता है आम नागरिक होने के नाते, और मैंने कई देशों का भ्रमण किया है और मैं जो संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और मेरे इसी सम्मेलन में सारी दुनिया के लगभग 150 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हैं। और उसमें जो एलन मस्क हैं उन्होंने जो लिखित टिप्पणी की है मेरे कार्यक्रम में, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या लिखित टिप्पणी की है ईवीएम मशीनों को लेकर। और दुनिया के तमाम सभ्य देशों में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ बैलेट का इस्तेमाल होता है, वहाँ ईवीएम मशीनों का नहीं होता है, केवल उन देशों को छोड़कर जहाँ पर तानाशाही है। जहाँ तानाशाही है उन देशों को छोड़कर बाकी सब जगह लगभग 170 देशों में वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। ये डॉक्टर के पॉल ने इसका दिया। फिर उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे 2018 में, उन्होंने इसको लेकर संदेह उठाया था। उसके बाद उन्होंने जगन मोहन रेड्डी का बताया कि उनका भी मैंने ट्वीट किया है, उन्होंने बताया था। इस पर टिप्पणी आई उनकी तरफ से कि जब आप ईवीएम से जीत जाते हैं तब आप उस पर सवाल नहीं उठाते, हार जाते हैं तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। जब चंद्रबाबू नायडू हार गए 2019 में तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया, और अब जगन मोहन रेड्डी हार गए तो उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन जज साहब ये भूल गए कि दोनों पक्षों ने सवाल उठाया। क्या अभी चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि ईवीएम ईमानदार हो गई है? हमने तो नहीं सुना इस तरीके का कोई बयान चंद्रबाबू नायडू का कि ईवीएम ईमानदार हो गई है और 2019 में बेईमान थी, 2024 में ईमानदार हो गई है। ये जगन मोहन रेड्डी ने कह दिया हो कि 2019 में ईमानदार थी, अब बेईमान हो गई हो। यानी दोनों पक्ष जो है, अगर वहाँ के सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों इस पर सवाल उठा चुके हैं, तो आप भले ही याचिका खारिज करते, इस तरीके की मौखिक टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा सर मित्रा जी, आजकल अदालतों में एक बड़ा चलन चल गया है कि जज साहब डाइस पर बैठकर कुछ भी मौखिक टिप्पणी कर देते हैं और वो रिकॉर्ड में कहीं नहीं आती है। अरे आपको जो टिप्पणी करनी है रिकॉर्ड में करिए ना टिप्पणी, आप इसको शामिल कीजिए खाली याचिका खारिज करते हुए जी। तो इस पर बहस हो फिर कानूनी इसके पक्ष में। आपने डाइस पर बैठकर कुछ भी टिप्पणी कर दी और आप निकल गए, क्योंकि आपको अधिकार है डाइस पर बैठकर टिप्पणी करने का, आपने कर दी टिप्पणी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना पड़ेगा कि उसके जजेस भी जो आचरण क्या कर रहे हैं, किस तरीके का आचरण कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी पड़ेगी, इस तरीके की वारदातों पर, कि किस तरीके से जज महोदय जो है वो मौखिक टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको जो भी टिप्पणी करनी है आप वो अपने आदेश में उस टिप्पणी को लेकर आइए, आपके पास अधिकार है टिप्पणी करने का, तो आप अपने जजमेंट में कीजिए ना टिप्पणी। मौखिक टिप्पणी आप क्यों करते हैं? ताकि इस पर कोई बात भी नहीं हो फिर आगे चलकर कि भाई ठीक है वो तो खुली अदालत में आपने बोल दिया था, मौखिक टिप्पणी कर दी थी, मौखिक टिप्पणी आएगी होगी, वो रिकॉर्ड पे है ही नहीं। और लेकिन आपने अपनी बात भी कह दी, देश में उस पर चर्चा भी हो गई, बीजेपी उसको लेकर उड़ भी रही है, उसके पोस्टर भी जारी कर रही है बीजेपी की। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब आप हारते हैं तब आप जो है वो लेकर नहीं आते, तब आप उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, वो उस पर सवाल उठाते हैं, जब जीत जाते हैं तब सवाल नहीं उठाते हैं। तो इस तरह की टिप्पणियाँ रोकी जानी चाहिए। कुल मिलाकर समिता जी, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अवांछित थी और ये टिप्पणी इस तरीके से नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ दुनिया जो है, मतलब भारत के नागरिक जो हैं, एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पे संविधान का कस्टोडियन है, और संविधान के ऊपर अगर कोई खतरा है तो सबसे पहली तवक्को जो है, सबसे पहली आशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से की जाती है कि वो संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आएगा। और अगर इस तरीके की टिप्पणियाँ आती रहेंगी तो फिर लोगों का विश्वास जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी उठेगा, और फिर एक तरीके से कहा जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कोलैप्स हो जाएगा, पूरा का पूरा लोकतंत्र कोलैप्स हो जाएगा, जो समय आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा। और भारत में अगर लोकतंत्र कोलैप्स होता है तो ये पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा, और पूरी दुनिया में जो है लोकतांत्रिक शक्तियाँ कमजोर होंगी। समझता जी, और इस समय मोदी सरकार की पूरी कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह लोकतंत्र को कुचलना ही चाहती है। मतलब ठीक है कि संविधान वो जो ये कहा था कि हम 400 सीटें जीतेंगे तो हम संविधान बदल देंगे, और अभी वो बदलने का काम नहीं हो पाया है। और बदलने का मतलब ये नहीं कि वो सीधे सीधे कहीं जाकर खत्म कर देंगे या संविधान की वो किताब बंद करके लाइब्रेरी में रख दी जाए और फिर नया संविधान, ये ऐसा सीधे सीधे काम नहीं करेगी मोदी सरकार। बहुत चालाकी से प्रावधानों को बदलती जाएगी और संस्थाओं को अपने कब्जे में, अपने दबाव में लेती जाएगी। और जितनी भी अभी तक, जैसा आपने कहा कि वाकई भारत के जो आम नागरिक है उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण जो बचती है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही जाकर टिकती है। और जब हम देखते हैं कि
चाहे वो मदरसों को लेकर अगर कोई फैसला होता है, बुलडोजर को लेकर कोई फैसला होता है, तो बार बार ये उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट से अभी लोकतंत्र को बचाने वाले फैसले हो रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह की टिप्पणियां बीच में सामने आ जाती हैं और उनसे फिर एक ये शक पैदा होता है कि क्या वाकई देश में लोकतंत्र सुरक्षित है और क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या निर्वाचन आयोग, क्या सरकार, सब लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी के पाठ सब लोग पढ़ा रहे हैं, सब बैठकर अपनी अपनी जगहों पर बैठकर आपको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र सड़क पर और जमीन पर मजबूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संजय राउत जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी और ईवीएम को लेकर भी, पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां की। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, उसको सुनते हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? संजय राउत यहाँ पर एक बार ऐसा लग रहा है कि निराश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो संसद को भी ये कह रहे हैं कि जहां पर जो अपोजिशन लीडर है उनके माइक बंद हो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर न्याय कौन देगा? और ईवीएम को उन्होंने फ्रॉड बताया। और अमरिंदर जी गौर कीजिए तो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव अकेले उसकी बात नहीं की, उन्होंने हरियाणा के नतीजों पे भी ये कहा कि वो हमको स्वीकार नहीं है। जबकि यही हरियाणा में कांग्रेस जब हारी थी तो पहले पहल इंडिया गठबंधन के नेताओं की टिप्पणी आई थी कि अगर कांग्रेस वहां मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन अब जैसा जैसा आगे वो खेल खुलता जा रहा है और ईवीएम को लेकर जो बातें सामने आ रही है, उसमें समझ में आ रहा है कि हरियाणा में भी जो कांग्रेस हारी वो उसकी अपनी केवल कमजोरियां जिम्मेदार नहीं थी, उसके लिए ईवीएम भी जिम्मेदार है। और अब महाराष्ट्र में उन्होंने ये कहा कि ईवीएम फ्रॉड है और हम अभी नहीं, हम पहले से इस बात को उठाते आए हैं। संजय राउत ने पहले भी ये कहा था, बीजेपी को चुनौती दी थी कि आप चुनाव आज करवा लीजिए बैलेट पेपर से और देख लीजिए नतीजे। आज वो ये कह रहे हैं कि 25 सीटें भी बीजेपी की नहीं आएंगी अगर वो ईवीएम के बिना चुनाव लड़े। क्या ये सीधे सीधे मोदी के लिए चुनौती है और क्या मोदी कभी इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? या जैसे उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी उन्होंने बहस के लिए वो सामने ही नहीं आए, उसी तरह यहाँ भी वो मुंह छुपाकर रहेंगे क्योंकि उनको सत्ता बचानी है, क्योंकि उनको अदानी को बचाना है? क्या लगता है आपको? देखिए समिता जी, एक चीज़ तो स्पष्ट है बिल्कुल कि नरेंद्र मोदी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते। और जो बात संजय राउत कह रहे हैं कि 50 सीटें नहीं आ सकती, आपको याद होगा कि बीच चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगलौर से भी इस तरीके का एक बयान दिया था कि बीजेपी कोई उपचुनाव नहीं जीतती है। और ये हमको मालूम है कि वोटों की गड़बड़ी किस तरह से की जाती है। पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है, फिर मशीनों के जरिए चुनाव जीता जाता है, वोट काटे जाते हैं और 20,000 वोट जो है वो नए जोड़े जाते हैं। और ये घपला एक तरीके से कहा जाए समिता जी, ये बीजेपी का पकड़ में आ चुका है एक तरीके से कहा जाए। विपक्ष जो सबूत पेश कर रहा है उस पर ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, औरंगाबाद की एक सीट का एक मसला था, वहाँ के एक निर्दलीय विधायक, वो निर्दलीय प्रत्याशी वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचे थे और उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में 45,000 जो है, एक आध नहीं 45,000 फर्जी वोट हैं। और चुनाव आयोग से जब उन्होंने शिकायत की तो चुनाव आयोग ने कहा कि आपको 45,000 फॉर्म 7 भर के दावा करना पड़ेगा कि ये वोट फर्जी है, तब इस पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग अपनी तरफ से डिलीट नहीं करेगा। और मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा तो वहाँ भी बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने यही कहा कि ये आपको 45,000 फॉर्म 7 दाखिल करने होंगे, ये एक प्रक्रिया है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है ये प्रक्रिया, लेकिन आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कीजिए कि चुनाव एकदम निष्पक्ष हो। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये बात स्वीकार की कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। और अगर 45,000 किसी को करने हैं, यानी आपने जोड़ दिए, तब आपने किसी से पूछा था कि कहाँ से आ गए 45,000 नाम? जब आप कह रहे हैं कि आप 45,000 नाम डिलीट करने के लिए उसके फॉर्म कीजिए, भाई जब आपत्ति जताई जा रही है ये नाम गलत है तो आप जांच कीजिए उसकी वो नाम है कि नहीं है। और जिस व्यक्ति ने आपत्ति जताई है उसको साथ लेकर आप जांच कीजिए, जाइए उन जगहों का दौरा कीजिए कि ये व्यक्ति वहाँ मौजूद है कि नहीं है, इसको कीजिए।
तो ये जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम नहीं होकर ये कानूनी प्रक्रिया जो है उसमें उलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जो संजय राउत कह रहे हैं वो निश्चित तौर पे बात समझी जा सकती है। उनका दावा यही है कि अगर मशीनों से चुनाव नहीं होंगे तो बीजेपी को 25 वोट भी नहीं मिलेंगे। और कल ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही थी कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब आपकी क्या स्थिति होती थी मालूम है हमको, और आप भी जानते हैं क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए आपको आज इतना प्यार मशीनों पर जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मशीनों के जरिए और चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ कराई जा सकती है। एक तरीके से कहा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने का तात्पर्य यही था सुमित्रा जी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने केएल पॉल की याचिका पर ये कहा, उन्होंने जब भ्रष्टाचार की बात की तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और जब उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया में मतलब जहां भी लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के उस पर क्यों चले, मतलब हम अलग दिखना चाहते हैं भारत के लिए। ये जस्टिस नाथ की टिप्पणी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, वो अंतिम वचन की तरह मान लिया जाता है। लेकिन अमलेंदु जी कुछ आंकड़े यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता दें। जैसे महाराष्ट्र की नवापुर जो विधानसभा सीट है वो एससी सीट है और यहाँ पर मतदाताओं की कुल संख्या 2,95,786 है और यहाँ पर वोट पड़े 2,40,022, लेकिन कुल वोटों की गिनती हुई 2,41,193 वोट, यानी यहाँ पर 1171 वोट ज्यादा गिने गए। और जो जीत का अंतर रहा वो 1122 का रहा, मतलब 1171 वोट ज्यादा पड़े और जो जीता प्रत्याशी वो केवल 1122 उससे। उसी तरह मावल विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या है 3,86,172। मतदान हुआ यहाँ पर 2,80,319, इतना वोट पड़ा, लेकिन वोटों की गिनती हुई 2,79,081 वोट, यानी जितने वोट पड़े उससे 1,238 वोट कम गिने गए। और ये तो मैंने 2-3 विधानसभा क्षेत्र बताए, ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं, कई सीटें ऐसी हैं, कई बूथ ऐसे हैं जहां पर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। अब उसके लिए फिर से चुनाव आयोग उलझा रहा है कि आप फॉर्म सी की बात करिए और उसको मिलान करिए और उसमें ऐसा था और वैसा था, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी हो रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि महाराष्ट्र में इस बार जैसे नाना पटोले ही जीते, 208 वोट केवल उनको ज्यादा मिले और वो जीत गए, वो भी आखिरी के राउंड में। एक AIMIM के उम्मीदवार वो तो केवल 162 वोट से जीते। तो जो लोग जीत गए उनको खैर मनाएं कि चलो 208 वोट ज्यादा मिल गए और वो जीत गए, लेकिन यहाँ भी पूरी तैयारी तो यही थी कि किसी भी तरह हरा दिया जाए। और ये सारी जो गड़बड़ी हो रही है, अब इसके बाद भी अगर ये बोल रही है सुप्रीम कोर्ट की कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है वो याचिका अलग थी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर जो बयान आया, क्या ये जो आंकड़े दिख रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की बात को ही हम सच माने, या जो याचिका करता है वो ऐसा लग रहा है कि वो देश का ध्यान भटका रहे हैं, या जो नेता आवाज उठा रहे हैं वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये पूरा खेल चल रहा है और इस खेल में लोकतंत्र को कितना खतरा दिख रहा है। और अगर मैं हमारे पास जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी नेता है, अगर उनका जो ट्वीट है अगर हम वो दिखा सकते हैं तो उसको दिखाते हैं अमलेंदु जी, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे जी बाइट उनकी सुन लेते हैं जितेंद्र आव्हाड की। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है, यानी दाना डालो, पंछी लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो, थोड़ा सा दाना डालो, एक पंछी उड़ा डालो और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। अरे अमेरिका जैसे राष्ट्र में जो सबसे प्रगत है, उधर आज भी बैलेट है, बैलेट। तुम अमेरिका से तो प्रगत नहीं हो ना। और उधर भी 7-7 दिन काउंटिंग चलता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इधर 7 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। जी अमलेंदु जी, सीधे अमेरिका से तुलना है, लेकिन जो सवाल है कि आखिर आपको इतने दिन काउंटिंग कराने में हर्ष क्या है, और जो सवाल अभी मैंने उठाए कि भ्रष्टाचार की बात एकदम नकार दी गई, निर्वाचन आयोग भी नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं क्या फिर वो झूठ बोल रहे हैं? क्या निर्वाचन आयोग ये शपथ पत्र में अपने दे सकता है कि जितने भी इस तरह के आंकड़ों में गड़बड़ दिख रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग ये बोल सकता है? देखिए समिता जी, प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर ही सकता है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भी देगा मेरे ख्याल से चुनाव आयोग की, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और जज साहब ने भी कह दिया कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन गया है। अब तो जज साहब की टिप्पणी आ गई है तो कैसे ना माना जाए, वरना मुकदमा चला देंगे जज साहब की, हमने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया है और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है देश के अंदर,
तो जैसा मुकदमा चला सकते हैं, तो मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। क्योंकि जस साहब की भी अब टिप्पणी है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मोदी जी तो कह ही रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लेकिन जितेंद्र अवहार जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं समिता जी, ये केवल अकेले जितेंद्र अवहार का सवाल नहीं है, ये के पॉल का भी सवाल था कि भाई जिन देशों में जहाँ से आई ईवीएम वहाँ ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, जर्मनी में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, ईवीएम का इस्तेमाल अमेरिका में नहीं हो रहा। और मज़े की बात ये समिता जी कि जो पिछला चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे थे बैलेट पेपर से मत कराओ, ईवीएम से जांच कराओ। तो इसीलिए कर रहे थे ईवीएम से कि वो ईवीएम जो है सो हो तो कुछ हो जाए। और अभी जो थे उनके जो सब देख रहे थे, एक तरह से एजेंडा चला रहे थे एलन मस्क, वो सब ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। और हमारे यहाँ जो पूर्व आईटी मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने सवाल उठाया अमेरिका में ईवीएम की मशीन को लेकर, और यहाँ दौड़ पड़े वो राजीव चंद्रशेखर। यानी अमेरिका की जो ईवीएम है वो अपवित्र है और भारत की ईवीएम एकदम पवित्र है, चूंकि भारत की जो ईवीएम जहाँ बनती है उस कंपनी में बीजेपी के 4 डायरेक्टर हैं, इसलिए वो मशीन बिल्कुल पवित्र है। तो बहुत सारे सवाल ईवीएम मशीनों को लेकर हैं और खुद बीजेपी ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाए थे। हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी के नेता जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उनकी याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की मशीनें उससे जोड़ी थी, वीवीपैट का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था। और कल भी जो डॉक्टर के पॉल की याचिका खारिज की गई, उन्होंने भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का हवाला दिया और कहा कि उनकी याचिका पर ही आपने था वीवीपैट का आदेश दिया था। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि योर ऑनर, सुप्रीम कोर्ट को भी ईवीएम मशीनों पर भरोसा नहीं है, अगर होता तो फिर उसमें वीवीपैट मशीनें नहीं जोड़ी जाती। और जो चुनाव आयोग का अधिकारी वहाँ जाकर खड़ा हुआ था, उसने तमाम बताया था कि किस तरीके से ईवीएम मशीनें संचालित होती हैं और कैसे लैपटॉप से जोड़ा जाता है, कैसे डाटा केबल जोड़ी जाती है, कैसे उसकी मेमोरी बर्न की जाती है, कैसे वो चिप जो है दोबारा इस्तेमाल की जाती है, सारी बातें उस अधिकारी ने कही थी। और उस पर जस्टिस संजीव खन्ना जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ, उन्होंने सवाल किया था कि जो जानकारियाँ आप हमको यहाँ दे रहे हैं, ये जानकारियाँ आपकी वेबसाइट की FAQ में क्यों नहीं है? वहाँ तो कुछ जानकारियाँ और हैं, यहाँ आप जानकारियाँ कुछ दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम उसको अपडेट कर देंगे। अब पता नहीं वो अपडेट हुई कि नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो कहा चुनाव आयोग के अधिकारी ने, तो वो अपडेट हुई जानकारियाँ कि नहीं हुई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो चुनाव आयोग का अधिकारी खुद सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर बता चुका है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, मशीनें किस तरीके से काम करती हैं और उनमें क्या क्या लूपहोल्स हैं। हालांकि तब जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा था कि बैलेट पेपर की तरफ जाने का कोई नहीं है, चूँकि ये पीछे जाना होगा, चीज़ें आगे बढ़नी होंगी, लेकिन इस पर उपचार करने होंगे कि इसमें लोगों का भरोसा रहे। लेकिन सवाल ये कि वो उपचार कब होगा? 2019 की याचिका आप 2024 में सुनते हैं, वो भी बीच चुनाव में सुनते हैं, और बीच चुनाव में आप इंटरनेट आदेश पारित कर देते हैं, फिर बताते हैं कि जुलाई में इस पर सुनवाई होगी। जुलाई भी निकल गई, दिसंबर आने वाला है, कहाँ है उस पर सुनवाई? तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुनवाई नहीं करेगा, फिर क्या वो 2029 में जाकर सुनवाई होगी अगले लोकसभा से पहले, चुनाव के बीच में, और फिर तब इंटरनेट आदेश आ जाएगा। इसी तरीके से जो महाराष्ट्र का मसला था विधायकों वाला, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो था वो किस तरीके से कुंडली मारकर बैठ गया, एक तरीके से देखा जाए। तो ये बहुत सारे सवाल जो हो रहे हैं, तो इन पे निश्चित तौर पे सवाल है। अब बात यही है कि विपक्ष इस पर तैयार है, विपक्ष ने इस पर मोर्चा खोल दिया है, उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया है, एनसीपी शरद पवार ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने भी, शरद पवार ने भी कल जो थी अपने प्रत्याशियों के साथ बैठक की थी, उसमें तय किया गया कि 5% वाला जो है दायर किया जाएगा। उद्धव ठाकरे भी इस पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस इस पर तैयारी कर चुकी है ऑलरेडी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अब आंदोलन होगा और भारत जोड़ो यात्रा की तरीके से ही एक यात्रा इस पर निकाली जानी चाहिए, ये उनका सुझाव है। तो अब देखते हैं कांग्रेस इस पर क्या तय करती है। यानी कि विपक्ष जो है पूरा वो इन मशीनों के खिलाफ एकजुट हो रहा है। चुनाव आयोग पर दबाव डाला जाएगा कि आपको चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करानी है। जो गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के ऊपर, उन आरोपों से बचाव का रास्ता यही है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो, और हो नहीं बल्कि दिखाई भी दे कि ये निष्पक्ष और पारदर्शी है, और ईवीएम मशीनों से चुनाव बंद किए जाएं, तभी कुछ इसका हल निकल सकता है। सर जी, जब ईवीएम पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो उसको जैसा मोदी जी ने खुद को ये बता दिया कि मुझमें दैवीय अंश है, वो उसी तरह उनकी कोशिश ये है, और उनकी कोशिश में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह से लग गए हैं कि ईवीएम जो है वो बिल्कुल कोई दैवीय से वरदान से बनी हुई मशीन है और जिसका कहीं कोई बाल बाका नहीं कर सकता और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कुछ इस तरह का माहौल जैसा होता है ना कि धर्म पर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते, वो जैसे एक धर्मांध लोग होते हैं, कुछ इसी तरह का एक अंधापन जो है वो लोकतंत्र में कायम करने की कोशिश हो रही है कि ईवीएम को लेकर आप सवाल मत उठाइए, आप अपने आंखों के सामने गड़बड़ी होते देखिए, फिर भी आप चुप रहिए, क्योंकि आप सवाल उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार पड़ जाएगी, आपको निर्वाचन आयोग जो है वो आपको खारिज कर देगा। लेकिन
इतने सब के बावजूद विपक्ष जो है उसने तय कर लिया है कि वो आंदोलन करेगा, और जब विपक्ष ने तय कर लिया है तो जाहिर है कि आंदोलन अब होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया है राहुल गांधी का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से उनके लिए कह दिया है, तो जाहिर है अब वहां पर कोई एक नई रणनीति बनेगी और राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता या इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ईवीएम को लेकर अब अगले चुनाव से पहले सड़क पर उतरते हैं अगर, तो फिर क्या निर्वाचन आयोग अपने बचाव कर पाएगा, या फिर राजीव कुमार जी से यह कहा जा सकता है कि आप अपनी कोई शायरी वायरी लिखने में थोड़ी और ऊर्जा लगाइए ताकि आप अपना बचाव कर सके। तो देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये देखकर खुशी है कि ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।